कहानी की स्टार्टिंग आसमान से होती है, जहाँ पर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को दिखाया जाता है, जिसमें से हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम वांगसेंग होता है और जिसका कि कोड नेम लोन उल्फ होता है, वो अपना पैराशूट के साथ में नीचे जंप कर जाता है। मगर जंप करने के कुछ ही सेकंड के बाद में वहाँ पर पूरा का पूरा मौसम ही बदल जाता है। काले बादल छा जाते हैं जो कि वांगसेंग को लेकर गायब हो जाता है। लोन उल्फ से सिग्नल टूट जाने के कारण पायलट थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने लोगों को बताने लगता है कि उससे सिग्नल टूट गया है। अब इसी के साथ में वांगसेंग को दिखाते हैं, जिससे कि जब होश आता है तो उससे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि मुझे ढूंढो और मुझे मार दो। वो आवाज़ सुनकर वांगसेंग पूरी तरह से होश में आ जाता है और अपने आप को एक अनजान जगह के आसमान में पाकर थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और अब वो अपने बारे में अपना नाम बताकर कहता है कि मैं एक किंग स्नाइपर हूँ और मैं एक मिशन पर निकला था, लेकिन अब मैं इस तरह की सिचुएशन में पड़ गया हूँ। वहीं पर नीचे में दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक लड़की और उसके बॉडीगार्ड यानी कि उसके अंकल को घेर कर वहाँ पर खड़े होते हैं और उनके सामने में एक तालाब होता है जिसमें कि काफ़ी सारे मछली तैर रहे होते हैं। वो लड़की इस कहानी की फीमेल मेन कैरेक्टर होती है जिसका कि नाम सोंग यान होता है। वो अपने सामने वाले बंदा जिसका नाम दाई हुआन होता है उससे कहती है कि ये हमारा सोंग फैमिली का फॉरबिडन एरिया है। ये बोलकर वो अपने आसपास काफ़ी सारे दाई हुआन के गार्ड को देखकर कहती है कि क्या तुम सच में ज़बरदस्ती यहाँ पर घुसने वाले हो। इसके जवाब में दाई हुआन हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ने की हिम्मत कर सकता हूँ तो फॉरबिडन एरिया में आने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकता हूँ। जब तुम मेरी बन जाओगी तब तुम्हारा फैमिली का जो कुछ भी होगा वो सब मेरा दाई फैमिली का हो जाएगा। चलो अब जल्दी से बताओ कि इतने सारे मछली के सोल में से किसको तुम लोग काफ़ी अच्छी तरह से नर्चर किए हो। दाई हुआन को अपने तरफ बढ़ते देखकर वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है कि मेरे एक फियांसे है, क्या तुम्हें मेरे फियांसे के फैमिली से डर नहीं लग रहा है क्या। दाई हुआन ये सुनकर कहता है क्या फियांसे है। ये बोलकर वो उसके और करीब जाकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये फॉरबिडन एरिया अपने लक के कारण ढूंढ पाया हूँ। नहीं, तुम्हारा सोंग फैमिली के साथ एल्डर में से दो मेरा फैमिली के लिए काम कर रहे हैं और मुझे पता है कि तुम्हारा कोई भी फियांसे है ही नहीं। ये बोलकर वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारा फियांसे आसमान से टपकेगा। जैसे वो बंदा ये बात कहता ही है कि तभी वांगसेंग वहाँ पर मौजूद तालाब में नीचे गिर जाता है, जिससे सभी के सभी लोग थोड़े से डर जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। वहीं पर वांगसेंग को दिखाते हैं जहाँ पर उसके उस तालाब में गिरने से तालाब में जितने भी मछली का सोल मौजूद होता है वो सबके सब उसके तरफ बढ़ने लगते हैं और एक मछली का सोल का कुछ हिस्सा उसके बॉडी में गलती से एंटर कर जाता है। वहीं पर वांगसेंग खुद को संभालते हुए जल्दी से पानी में से खुद को बाहर निकालता है और अपने सामने वाले बंदे से पूछता है आखिर ये कौन सा जगह है। तभी उस तालाब का पानी घूमने लगता है और उसमें जितना भी मछली मौजूद होता है उन सबको एक मछली खाना शुरू कर देती है, जिससे वो बड़ा होने लगती है। जो देखकर वो थोड़ा सा और घबरा जाता है, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलने लगता है, जिसमें कि बाहर निकलने में उसका हेल्प सोंग यान करती है। उन मछली को एक दूसरे को खाता देखकर दाई हुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ में जो बुढ़ा बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि वो सभी स्पिरिट एक दूसरे को खाकर ग्रो हो रहे हैं। उन्हीं की बातें सुनकर वांगसेंग सोचता है कि क्या ये स्पिरिट है, ये तो पृथ्वी का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है और ये लोग एंशिएंट ड्रेस भी पहने हुए हैं और उनका वेपन भी असली लग रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग कॉस्प्ले तो नहीं कर रहे हैं। कहीं इसका मतलब मैं क्रॉस ओवर करके दूसरा दुनिया में तो नहीं आ गया हूँ ना। उससे सोच में खोया देखकर सोंग यान उससे पूछती है कि तुम ऊपर से कैसे गिरे हो। आसमान में तो ऐसा कोई भी लंबा पेड़ नहीं है जिस पर से तुम गिर चुके होगे, वैसे तुम कहाँ से हो। वांगसेंग उसकी बात सुनकर आसपास का माहौल देखकर कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी दाई हुआन फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है और उस मछली को देखकर कहता है कि ये वही स्पिरिट है जिससे कि सोंग फैमिली को द्वारा अच्छे से कल्टीवेट किया गया है। वहीं पर उस मछली के स्पिरिट को दिखाते हैं जो कि सभी मछली के सोल को स्वॉलो करके एक बहुत ही बड़ा बीस्ट बन गया होता है। उसे देखकर दाई हुआन अपने बुढ़े बॉडीगार्ड को एक तरह का आइटम देकर उस बीस्ट को उसमें कैद करने के लिए कहता है। इसलिए वो बुढ़ा जाता है और अपने एक स्किल के यूज करके उस बीस्ट को अपने उस आइटम में कैद कर लेता है और उस मछली का यानी कि उस बीस्ट के कलर को देखकर कहता है कि ये तो ब्लैक 9 स्टार का युवान हुआन यानी कि स्पिरिट है। वहीं पर दाई हुआन अपने साथ आयरन गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मार्शल सोल को दाई हुआन के फैमिली में अच्छी तरह से स्कॉट कर दो और बाकी के लोगों को ख़त्म कर दो।
उसका ऑर्डर सुनने के बाद में उस बुढ़े का बचाव करते हुए 7 आयरन गार्ड वहां से दाई फैमिली के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद में दाई हुआन के पास में कुछ और गार्ड मौजूद होता है जो लोग अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। और दूसरी तरफ में दाई हुआन अपने हाथों से वांग सेंग को मारने आता है, मगर वही अपना बंदूक को निकालकर उससे दाई हुआन को हेडशॉट मार देता है। बंदूक का आवाज सुनकर सभी के सभी लोग रुक कर देखने लगते हैं कि क्या हो गया, और सभी गार्ड अपने यंग मास्टर को वैसा हालत देखकर यानी कि उसे मरा हुआ पाकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग इस बंदे का सर लेकर नहीं जाते हैं तो दाई फैमिली वाले हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर वो लोग अटैक करने आगे बढ़ते हैं, मगर सोंग यान का बॉडीगार्ड यानी कि उसका अंकल अटैक करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में वो सभी लोगों को काम तमाम करके रख देता है। दूसरी तरफ में सोंग यान भी सभी गार्ड को पीटना शुरू कर देती है और वो भी सभी लोगों को मार देती है और अपने बॉडीगार्ड यानी कि अपने अंकल से उस स्पिरिट को चेस करने के लिए कहती है, जिससे कि वो लोग लेकर भाग गए होते हैं। मगर वो कहते हैं कि उसको जाने दीजिए, जल्दी से अपने ग्रैंडपा और एल्डर को बुलाकर मामले की रिपोर्ट करते हैं। वो उसके फियांसे वाले बात के बारे में कह रहा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वांग सेंग को देखकर वो सोचती है कि ये बंदा आसमान से गिरा है और काफ़ी आसानी से दाई हुआन को मार दिया है, क्या मुझे सच में इसी से शादी करना पड़ेगा। वहीं पर वांग सेंग जाकर दाई हुआन को अच्छी तरह से चेकअप करने लगता है और उसके पास से उसका जो कुछ भी चीज़ें मिलता है वो सभी कुछ लेकर सोंग यान से पूछता है कि अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कम से कम शब्दों में बताना शुरू कर दो। वो बताती है कि दाई हुआन मुझे और मेरे फैमिली को लूट रहा था, मगर तुम आकर उसे मार दिए हो। वांग पूछता है कि उन मछली का क्या हुआ जिससे तुम लोग युआन हुआन या फिर स्पिरिट या फिर मार्शल सोल बोल रहे थे। वो बताती है कि उन सोल के पास में दूसरे को स्वॉलो करने का एबिलिटी था, इसलिए एक मछली सभी को स्वॉलो करके 9 स्टार में पहुंच गई है। और मैं देख पाई कि जब तुम तालाब में गिरे थे तब एक छोटा सा मछली का सोल तुम्हारे बॉडी में एंटर कर गया था। उस मछली का कोई भी ग्रेड नहीं है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी न्यूज है। ये सुनकर वांग अपने मन में कहता है कि क्वालिफिकेशन असली ताकत को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वहीं पर वो उसे सब कुछ बताकर अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा नाम सोंग यान है और मैं सांगलिंग टाउन के सोंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये सुनकर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपना नाम बताता है, मगर उससे सोंग यान थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा शर्माते हुए अपना हाथ को पीछे करते हुए कहता है कि ओ तो तुम लोगों के पास में ऐसा कोई एटिकेट्स है ही नहीं। तभी सोंग यान कहती है कि काफ़ी देरी हो चुकी है, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। ये बोलकर वो उसे भी अपने टाउन में लेकर जाने लगती है, क्योंकि अब वो उसका सो कॉल्ड फियांसे बन चुका होता है। जहाँ पर वो उसे अपने साथ लेकर जाते हुए वांग उससे पूछ रहा होता है कि जब तुम लोग इतना अच्छे से फाइट कर ही सकती थी तो तुम पहले स्टार्ट क्यों नहीं की थी। अगर तुम लोग पहले ही फाइट करना स्टार्ट कर दिए होते तो तुम लोग अपना 9 स्टार वाला स्पिरिट को भी नहीं खोए होते। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसका 7 आयरन गार्ड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, हम दोनों मिलकर भी उन्हें हरा नहीं पाते। बातें करते करते वो उसे अपने घर के पास लेकर चली जाती है, जहाँ का आसपास का जगह को देखकर वांग कहता है कि इतना ज़्यादा प्रोस्पेरस जगह को तुम लोग सिर्फ एक छोटा सा टाउन कह रही हो। वो हंसते हुए कहती है कि सांगलिंग टाउन में सिर्फ 1 लाख लोग ही रहते हैं, जो कि दूसरे जगह की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो उसे अपने घर में लेकर जा ही रही होती कि तभी उनका सोंग फैमिली के एक सर्वेंट जिसका नाम लिन गुआन जिया होता है, वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि हमारा सोंग फैमिली भी एक बड़ा फैमिली है, इसलिए मिस आप कैसे एक अनजान ओरिजिन वाले बारबेरियन को लेकर आ सकते हैं। सोंग जेन उससे कहती है कि ये बंदा कोई जंगली नहीं है, ये तो मेरा। उसका बात को बीच में ही काटते हुए लिन उससे अच्छी तरह से देखते हुए कहता है कि ये तो एक बारबेरियन ही है, इस तरह के लोगों के साथ में घूमने फिरने से आपका रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा। वो सब सुनकर सोंग यान थोड़ी से भड़क जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि ये मेरा फियांसे है। जो सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, मगर फिर हंसते हुए कहता है कि आप एक वाइल्ड मैन को घर में ऐसे नहीं ला सकते हैं, मुझे पता है कि आपका कोई फियांसे है ही नहीं। ये बोलकर वो उसे मॉक करते हुए सोचता है कि अपना फालतू का फियांसे के नाम पर मुझ पर दबाव डालना चाहती हो। लिन बंदा फालतू का बकवास कर ही रहा होता है कि तभी वांग उसे एक झापड़ा लगा देता है, जिससे वो दरवाजे से टकरा जाता है। वहीं पर वांग उससे पूछता है कि ये लिन फैमिली है या फिर सोंग फैमिली है, तुम्हारे जैसे एक वॉच डॉग का मास्टर के सामने भौंकने की हिम्मत कैसे हो गया। अपना वैसा हालत और उसका बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर उसका कुछ करने देने से पहले ही वांग
उसे फिर से पीट के रख देता है, जिससे इस पर उसका 2-4 दांत ही टूट के रह जाता है, जिससे अब तो वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वांग उसका अटैक को काफ़ी आराम से डॉज कर लेता है और उसका हाथ को पकड़ लेता है और फिर उसका गला दबाकर अपना चाकू उसके गले पर रख कर कहता है कि तुम किसे मारने के लिए बोल रहे थे। अपने आप को उस हालात में पाकर लिन की काफ़ी ज़्यादा फटने लगती है, इसलिए वो उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है और छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगता है। इसलिए वो उसे छोड़ देता है और लिन काफ़ी ज़्यादा इज्जत से उसे घर में एंटर करने देता है। मगर घर में एंटर करवाने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने मन में उससे बदला लेने का अपना मन बना लेता है। वहीं पर सोंग यान वांग सेंग को रहने के लिए एक रूम दे देती है, जिसमें वो जैसे जाती है कि सोंग यान उसे कुछ कपड़ा पहनने के लिए देते हुए नहा वहा कर फ्रेश होने के लिए कहती है। इसके कुछ देर के बाद में वो नहा लेता है और इस जवानी का कपड़ा पहन लेता है। उसके हैंडसम चेहरे को देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम होगा। और वो उसे अच्छे तरह से देख कर कहती है सब कुछ तो ठीक है, मगर तुम्हारा बाल छोटे छोटे हैं। वो कहते हैं कि बाल बड़े हो जाएंगे। ये बोलकर वो उससे कहता है कि मैं यहाँ के मार्शल स्पिरिट के बारे में और जानना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दो। इसलिए वो उसे बताने के लिए वहाँ पर पानी गिराकर उसे बताते हुए कहती है कि युआन हुआ यानी कि स्पिरिट मॉन्स्टर के डेथ के बाद में उनका सोल का एक स्पेशल फॉर्म होता है। किसी मास्टर के साथ इंटीग्रेटेड होने के बाद में वो सोल अपने मॉन्स्टर की स्पीसीज के अनुसार में लेवल अप कर सकता है और उनका लेवल 1 स्टार से लेकर 9 स्टार तक होता है, जिसमें 9 स्टार ही सबसे हाईएस्ट होता है। मगर तुम जितना बार अपने सोल को अपग्रेड करोगे, इसका स्टार उतना बढ़ते चला जाएगा और तुम ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल चीज़ को ऑब्जर्व कर पाओगे। जितना ज़्यादा स्टार तुम्हारा सोल का होगा, तुम्हारा पोटेंशियल और क्वालिफिकेशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसकी सभी बातें सुनकर वांग सेंग पूछता है कि और उस रेमिनेंट सोल का क्या हुआ जो कि मेरे बॉडी में एंटर कर गया है। वो कहती है कि वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो सो कॉल्ड रेमिनेंट सोल इनकम्प्लीट युआन सोल होता है। कुछ इलिक्जर जैसे कि पी युआन पिल का यूज करके उसे ठीक किया जा सकता है, यानी कि उसे पूरा किया जा सकता है। वो पूछता है कि मैं अपने युआन सोल को कैसे कल्टिवेट कर सकता हूँ। सोंग यान बताती है कि अपने सोल से कम्युनिकेट करने के बाद में तुम अपने कॉन्शियस स्पेस में एंटर कर जाओगे। वहाँ पर जाकर तुम्हें उसके रहने के लिए अच्छा माहौल और अच्छा जगह बनाना होगा और उसका अपग्रेड होने का कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। ये सुनकर वांग सेंग ध्यान में जाते हुए कहता है तो ठीक है, मैं उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी सी मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर उससे कम्युनिकेट करना इतना ही आसान होता तो इस वर्ल्ड का सभी बंदे युआन सोल मास्टर बने होते। मगर तभी वो वांग सेंग को सक्सेसफुली उससे कम्युनिकेट करके देख कर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाती है, क्योंकि जितना आसानी और जल्दी से वो कर लिया होता है वो सिंपली अविश्वसनीय होता है। इसके बाद में अगले सीन में सोंग फैमिली के दूसरे मेंबर को दिखाते हैं, जिसका नाम सोंग तियानजी होता है और वो सोंग यान को अपना बनाना चाहता है। उसके पास में सर्वेंट लिन जाकर वांग सेंग के बारे में बढ़ा चढ़ाकर सब कुछ बता देता है और उसका कान भर देता है। और उसका कान भरने के बाद में वो उसके कान में काफ़ी धीरे से कहता है कि वो यांग सेंग बंदा एक बहुत ही बड़ा गार्बेज है। ये सुनकर सोंग तियानजी थोड़ा सा शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या तुम श्योर तो हो ना। लिन सर्वेंट कहा था मैं श्योर तो नहीं हूँ, मगर वो गार्बेज होने के एकदम करीब है। सोंग फैमिली में किसी को भी उसका वेस्ट होने वाला बात नहीं पता है। सबको पता है कि आप सोंग यान को पसंद करते हैं, मगर वो एक बारबेरियन को अपना फियांसे बोलकर आपको एम्बैरस कर रही है। अगर आपके जगह पर मैं होता तो ये बिल्कुल भी सह पाता ही नहीं। लिन उससे भड़काने में एक भी कसर नहीं छोड़ा होता है। वहीं पर उसकी सभी बातें सुनकर सोंग तियानजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर तभी वहाँ पर उसके अंदर में काम करने वाले 3 भाई आकर उसे शांत करते हुए कहते हैं आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन के अंदर में हम इस बारबेरियन को वापस माउंटेन में भागने पर मजबूर कर देंगे। ये सुनकर सोंग तियानजी को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो सर्वेंट लिन को वांग सेंग को गार्बेज होने वाला बात को पूरा सिटी में फैलाने के लिए कह देता है और उससे पूरा सिटी का मजाक बनाने के लिए कहता है। अब इसके बाद में फिर से वांग सेंग को दिखाते हैं, जो कि सक्सेसफुली अपने कॉन्शियसनेस की स्पेस में पहुँच गया होता है, जहाँ पर उससे उसका सोल यानी कि वो मछली दिखाई दे जाता है। वो उससे देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक ग्रे कलर का शैडो अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सोंग यान इसके बारे में कुछ भी उसे नहीं बताई होती है। वहीं पर वो शैडो कुछ मार्शल आर्ट्स का मूव चलना स्टार्ट कर देता है और वो उसे डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद में वो एक जगह पर बैठ जाता है और अपने आप में से एक तरह के ऑरा को एमिट करने लगता है, जिसे देखकर वांग सोचता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो मुझे ये वाला मूव सिखाने की कोशिश कर रहा होगा।
ये सोचकर वो उसका ऑरा को रिसीव करने लगता है और तभी उनके ऑरा ट्रांसफर के बीच में उसका सोल आ जाता है। अब इसके बाद में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बॉडी में से ची को एमिट होता देखकर सोंगयन काफी ज़्यादा और शॉक्ड रह जाती है और सोचती है ये तो सच में एक जीनियस है। सिर्फ 15 मिनट में वो अपने युवान सोल से कम्युनिकेट कर लिया है और कल्टिवेट भी करना शुरू कर दिया है। ये बंदा तो सच में जीनियस है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि उसका युवान सोल डैमेज है। अगर नहीं होता तो उसका फ्यूचर सच में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकता था। यही सब बोलते बोलते वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब चली गई होती है और तभी वांग जाग जाता है। उसे जागता देखकर सोंग उसके उतने करीब होने के कारण काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर जल्दी से दूर होकर उससे कहने लगी होती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गए। वांग बताता है कि मैंने एक मछली को देखा, वो कोई स्पेशल तो नहीं था, अपने स्पिरिट को गाइड करने के बाद में मैं नेचुरली जाग गया। वहीं पर सोंगयन अभी भी शर्माते हुए उससे हिचकिचाते हुए कहती है कि तुम्हारा इनलाइटमेंट कंप्लीट हो गया है, तुम अपने युवान स्पिरिट को ग्रोथ इन्वायरमेंट को बना सकते हो। उसके लिए एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें वो आगे और कल्टीवेट करके 1 स्टार में एंटर कर पाएगा। ये सुनकर वांग कहता तो ऐसी बात है। सोंगयन कहती हालांकि तुम्हारा क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है मगर तुम्हारा सोल का नहीं है, इसलिए उससे अपग्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वांग अपने मन में कहता है कि मैं उस मछली को जरूर ड्रैगन बना दूंगा। अब इसके बाद में कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग उठकर वो दाई हुआन से जितना भी सामान लूटा होता है उन सबको बेचकर पे युआन पिल खरीदकर अपना इनकम्प्लीट सोल को कंप्लीट करने के बारे में सोचता है। वांग उसे बेचने के लिए जब जा रहा होता है तो तभी वो नोटिस करता है कि आसपास के सभी लोग उसे ही देखकर उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर वांग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि इन्हें इसके बारे में पता कैसे चल गया, इसके बारे में तो सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे ना। तभी उसे सोंगयन का बोला हुआ एक बात याद आ जाता है जो उससे कही थी कि तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड में जहाँ पर सिर्फ ताकत ही सब कुछ होता है, ये मत एक्सपोज कर देने कि तुम्हारा सोल युवान सोल लगभग ना के बराबर कल्टीवेट कर सकता है। अगर पता चल जाता है तो सभी लोग सोचेंगे कि तुम एक गार्बेज हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। सभी लोग तुम्हें लुक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ तक कि कुछ दुकानदार वाले भी तुम्हें अपने शॉप में एंटर करने ही नहीं देंगे। यांग पूछता है यहाँ तक कि मैंने दाई हुआन को मार दिया फिर भी? सोंगयन कहती है हाँ, क्योंकि कौन विश्वास करेगा कि तुमने उसे मारा है, क्या तुम ये प्रूफ कर सकते हो? ये सब याद करके वांग आगे बढ़ते हुए कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी तो सभी लोग मुझे लॉकडाउन कर रहे हैं मगर मेरा असली पावर को देखकर सभी लोग दंग रह जाएंगे। यही सब सोचते सोचते वो एक बड़ा शॉप में वो सभी आइटम को बेचने के लिए चला जाता है मगर वो गेट पर ही सोंग च्यानजी से टकरा जाता है और च्यानजी उसे रोकते हुए कहता है कि कोई भी ऐरा गैरा यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता है। क्या तुमने अपने युवान सोल को चेक करवा लिया कि उसका लेवल क्या है? तभी वहाँ का शॉपकीपर आकर थोड़ा सा घबराते हुए वांग सेंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, ज़्यादातर बड़े स्टोर में एंटर करने से पहले आपका युवान सोल को चेक किया जाता है और तब जाकर डिसाइड होता है कि वो शॉप में एंटर कर सकता है या फिर नहीं। मगर ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मेरे शॉप का ये कंपल्सरी रूल। उसका बात को पूरा करने देने से पहले च्यानजी उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि मैंने कहा ना मिरर निकालो, मतलब मिरर निकालो चेक करने के लिए। इसलिए वो शॉपकीपर थोड़ा सा डरते हुए सोल चेकिंग मिरर निकालकर वांग से कहता है। वांग सेंग को उससे कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए वो चेक करता है तो उसका रिजल्ट देखकर सोंग च्यानजी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है ये तो सच में एक वेस्ट है, उसका सोल तो लगभग ना के बराबर कल्टीवेट कर सकता है। ये बोलकर वो जानबूझकर उससे टकरा कर जाते हुए उसे घूरते हुए कहता है कि गार्बेज कहीं के, सोंगयन को मुझसे छीनने की कोशिश करके तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। उसे जाता देखकर वांग शॉपकीपर से पूछता है कि आखिर वो पागल बंदा कौन है? शॉपकीपर अपने युवान मिरर को रखते हुए कहता है कि वो सांगलिंग का सोंग फैमिली का मास्टर सोंग च्यानजी है। ये बोलकर वो वांग सेंग का वेलकम करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं उसके जैसे गेस्ट को प्रवोक नहीं कर सकता हूँ, मगर ज़्यादा चिंता मत करो, हम सिर्फ बिजनेस करते हैं और कस्टमर का ओरिजिन का ज़्यादा चिंता वगैरह वगैरह नहीं करते हैं। ये बोलकर वो उसका यहाँ पर आने का कारण पूछता है। वांग दाई हुआन से जितना भी सामान लूटा होता है उसे दिखाते हुए कहता है इन्हें बेचने पर मुझे कितना मिलेगा और उन सबको पे युआन पिल के बदले एक्सचेंज कर दो। वो शॉपकीपर दाई हुआन के स्वॉर्ड के लोगों को यानी कि उसका निशान को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद में वो उन सब के बदले में वांग को 10 पिल लाकर दे देता है, जिससे वांग थोड़ा सा अनसेटिस्फाई होता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उतना सारा ट्रेजर के बदले में उसे सिर्फ 10 ही पे युआन पिल मिलेगा। वांग अपना काम पूरा करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में वो शॉपकीपर इनर हॉल में जाता है और अपने हायर अथॉरिटी वाले पर्सन को दाई हुआन के स्वॉर्ड के बारे में बताता है। जो सुनकर लेडी बॉस पूछते क्या सच में वो सिमिलर था? शॉपकीपर थोड़ा सा डरते हुए कहता हाँ, वो स्वॉर्ड बिल्कुल सेम था, दाई हुआन
युवान तो हमेशा अपने फैमिली के साथ आयरन गार्ड के आसपास ही रहता था। कोई भी एवरेज पर्सन उसके करीब जा ही नहीं सकता है, मगर मुझे वांग पर शक हो रहा है कि वही बंदा उसे मारा होगा। वो लड़की यानी कि लेडी बॉस कहती है, मगर मैंने सुना है कि वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है, इसलिए शायद उसे वो शॉट गलती से मिल गया होगा। ये सुनकर वो शॉपकीपर और ज़्यादा डरते हुए कहता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गया होगा, मैं जाकर फिर से चेक करता हूँ। वहीं पर वो लेडी बॉस कहती है कि लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट दाई फैमिली और सोंग फैमिली के साथ में होने वाला है। इसी के साथ में वांग सेंग को दिखाते हैं जो कि वापस अपने घर में जाकर एक पिल को खा लेता है। खाकर वो कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपना कॉन्शियसनेस में एंटर करके देखता है तो उससे पता चलता है कि वो काम कर रहा है। उस पिल को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद में रात हो जाता है, जहाँ पर वांग अब हमेशा वाला ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें वो पहले पुशअप करता है, पुलअप करता है, सिटअप करता है। सभी कुछ 600 बार करने के बाद में वांग ये फील करता है कि वो बस थोड़ा सा ही थका होता है और सोचता है कि लगता है कि युवान सोल का कल्टीवेटिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो सिर्फ 25% रिपेयर हुआ होता है, मगर मेरा फिजिकल क्वालिटी कई गुना बढ़ गया है। तभी वो नोटिस कर लेता है कि कोई उसके रूम की तरफ बढ़ रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से घर के अंदर में से ही छत पर जाकर देखने लगता है कि है कौन। देखने पर पता चलता है कि 3 लोग मास्क पहनकर और डंटा वंटा लेकर उसे पीटने के लिए आ रहे होते हैं और वांग सिंह को जान से ना मारकर सिर्फ इतना पीटने के लिए कह रहे होते हैं कि जिससे वो सोंग फैमिली को छोड़कर भाग जाए। उन्हें देखकर वांग थोड़ा सा उत्सुक हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, अब उसे पिटने का मौका मिल गया है। वहीं पर वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वांग चुपके से उसके पास जाता है और एक बंदे को बेहोश करके नीचे गिराकर वहाँ से भाग जाता है। उसका गिरने वाला आवाज़ सुनकर दूसरा बंदा उससे हल्ला चिल्ला नहीं करने के लिए कहता है, मगर उसका वो कहने का देरी था ही कि तभी वांग उसे भी खाने पीने पर दे देता है। वहीं पर तीसरा बंदा सामने वाले घर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम दोनों ध्यान से रहना, इसी रूम में वो बारबेरियन रहता है। ये बोलकर वो जाने तो लगता है, मगर तभी वांग दूसरे बंदे को बेहोश करके टपका देता है, पटक देता है। वो आवाज़ सुनकर तीसरा बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग इतना ज़्यादा हल्ला कर क्यों रहे हो, लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले ही वांग उसका गला पर चाकू लगा देता है, जिससे उसकी फटके 4 हो जाती है। वांग उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। वो बंदा डरते हुए कहता है, हमने सुना है कि मिस सॉन्ग ऑफ चांद से काफ़ी ज़्यादा सैवेज है, मगर हम कन्विंस नहीं थे, इसलिए तुम्हें बस सबक सिखाने आए हैं। वांग उससे पूछता है, सीधे सीधे बताओ कि किसने तुम लोगों को ऑर्डर दिया है। वो डर के मारे बता देते हैं कि सोंग तियानजी ने। सोंग तियानजी के नाम सुनकर वांग को सोंग तियानजी पे पहले से गुस्सा तो पहले से ही था, मगर वो नाम सुनकर अब वो और ज़्यादा भड़क जाता है और वो उसे पीट कर बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम लोग लकी हो, अच्छा हुआ कि तुम लोग मुझे जान से मारने नहीं आए थे, नहीं तो तुम लोगों को कोई बचा नहीं पाता। ये बोलकर वो उनका लाठी को तोड़ते हुए कहता है कि सोंग तियानजी, अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब इसी के साथ में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग सिंह उन सभी लोगों को पीट कर कचरे के ढेर में फेंक दिया होता है। इसलिए जब सुबह में वो लोग अपने आप को कचरे के ढेर में पाते हैं तो उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ये सब ब्रदर थियान को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मगर फिर कुछ सोचकर थियान को सब कुछ सच बताने के बारे में डिसाइड करके सोचता है कि ये वांग सिंह बंदा गार्बेज तो नहीं लग रहा है। अब इसके बाद में सोंग फैमिली के मैंसन को दिखाते हैं, जहाँ पर सोंग तियानजी एक लड़की के साथ सो रहा होता है और वो लोग उठकर फिर से मजे करने ही वाले होते हैं कि तभी उसे एक कागज मिलता है, जो कि ऑब्वियसली वांग सिंह भेजा होता है, जिसमें लिखा होता है कि अब तुम्हारी बारी है। वो पढ़कर सोंग तियानजी की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और वो जल्दी से लड़की वड़की को वहीं पर छोड़कर काफ़ी ज़्यादा डरते हुए अपने बाप के पास मदद मांगने के लिए जाने लगता है। मगर वहीं पर उसके बाप के पास में भी वैसे ही एक कागज होता है और वो अपने बेटे को देखकर काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि आखिर तुम किस किस तरह का एनिमी बना लिए हो। वो बंदा हमारे घर में स्नीकली और साइलेंटली एंटर करके यहाँ पर हमारे बेडरूम में एक नोट छोड़कर चला गया और हमें से किसी को पता भी नहीं चला। ये बोलकर वो उस नोट को सोंग तियानजी की तरफ फेंकता है, जिसमें लिखा होता है कि अपने बेटे को समझा लो। वो पढ़कर तो अब उसकी और ज़्यादा फटने लगती है और वो उनसे पूछने लगा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये सब सुनकर उसके फादर उसे एक झापड़ा लगाते हुए कहते हैं कि अब से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे और सबको ये कहोगे कि ट्रेनिंग में तुम्हें चोट लग गया है और बाहर जाकर कोई भी परेशानी खड़ा मत करो। इतना बोलकर वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि ओयू सिटी को कांटेक्ट करो, मैं जल्दी से जल्दी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये वांग सिंह बंदा आया कहाँ से है। अब इसी के साथ में वांग सिंह को दिखाते हैं, जो कि सोंग तियानजी और उन तीनों भाई को सबक सिखाने के बाद में वो अपने कुछ दिन बिल्कुल शांतिपूर्वक बिताता है और चौथे दिन में वो अपने सभी पेजवान पिल को खाकर उन्हें रिफाइन करने के बाद में वो अपना सोल को लगभग पूरी तरह से ठीक कर ही लेता है। उसी के साथ में वो अपना फिजिकल ट्रेनिंग भी जारी रखता है,
जिससे वो पृथ्वी के कॉमन सेंस को ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और अपने पास में इनफ स्ट्रेंथ हासिल करने के बाद में अब फाइनली अब वो जंगल में जाने लगता है अपने इक्विपमेंट बॉक्स को रिट्राइव करने के लिए, क्योंकि सारा वेपन उसका उसी में होता है। वांग सिंह अपना पुराना मिलिट्री वाला ड्रेस को पहनकर वहाँ पर जा ही रहा होता है कि तभी उससे पता चलता है, वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वो काफ़ी तेज़ी स्पीड में जंगल की तरफ भागने लगता है। उसे भागता देखकर उसका पीछा करने वाले बंदे भी काफ़ी तेज़ी स्पीड के साथ उसका पीछा करने लगते हैं, मगर जब वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं तो सिटी में एंटर करने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक करने के बारे में सोचते हैं और जब वो लौटेगा तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे। ये डिसाइड करने के बाद में वो लोग आगे जंगल में उसे ढूंढने बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर एक बंदा को पैरों का निशान मिलता है, जिसे देखकर वो कहता है कि शायद वो वांग सिंह इसी तरफ गया होगा। ये बोलकर वो तीनों आपस में मेरा वाला सही है, मेरा वाला सही है बोलकर झगड़ने लगते हैं। इसी के साथ में वांग सिंह को दिखाते हैं जो कि एक पेड़ पर बैठा होता है और अपना ड्रोन का यूज करने पर उसे पता चलता है कि उसका इक्विपमेंट का लोकेशन उसे मिल जाता है कि वो कहाँ पर है, और अपना दूरबीन का यूज करके देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे जानवर भी हो सकते हैं। इसलिए वो वहाँ पर मॉन्स्टर को जमा होने देने से पहले ही उसे रिट्राइव करने जाने लगता है। उसके जाने के बाद में एक बंदा जो कि सबसे ताकतवर होता है वहीं पर आता है और सभी मच्छर को मारते हुए खुद से कहता है कि काफ़ी अजीब बात है, आखिर वांग सिंह को इन मच्छरों और चींटियों से इन मच्छरों और चींटियों से इतना ज़्यादा अनअफेक्टेड क्यों है। वहीं पर वांग सिंह को दिखाते हैं जो कि नदी वदी पार करके फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका इक्विपमेंट वाला बॉक्स गिरा होता है। उसे देखकर वो जल्दी उसके पास जाता है, उसे खोलता है और जल्दी जल्दी अपने ज़रूरत का सारा सामान को निकाल कर उसे अपने बैग में रख लेता है और वो वहाँ से जाने से पहले ही उस बॉक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है, जिससे वो बॉक्स रेड कलर का लाइट ब्लिंक करने लगता है। और तभी वहाँ पर वही सभी बंदे वांग सिंह को पीछा करते करते आ जाते हैं, जो कि उस रेड लाइट को देखकर गलत समझ लेते हैं कि वो रूबी है। वो समझकर वो लोग जल्दी से जाकर उसे निकालने लगते हैं और अमीर होने के लिए सपना देखने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर उसके बाकी के साथी भी आ जाते हैं और उसके लिए फाइट करने लगे होते हैं कि वो रूबी मेरा है, वो रूबी तुम्हारा नहीं है। दूर से वो सब देखकर वांग सिंह एक कुटिल मुस्कान के साथ में इस बॉक्स को रिमोट के कंट्रोल के द्वारा में ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट के कारण एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और उन सभी लोगों का काम तमाम भी हो जाता है। ब्लास्ट करने के बाद में वांग सिंह अपना गन लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर एक बंदा अभी भी जिंदा होता है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम तो सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, इतना बड़ा ब्लास्ट में भी तुम सर्वाइव कर गए हो, आखिर कौन हो भाई तुम? मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ और तुम लोग मुझे भी नहीं जानते हो, इसलिए ज़रूर कोई तुम्हें ऑर्डर दिया होगा मुझे फॉलो करने के लिए। आखिर तुम्हारे एम्प्लॉयर तुम्हें कितना बेनिफिट दिया है मुंह बंद रखने के लिए? वो बंदा अभी भी अपना मुंह नहीं खोलता है। तभी वांग सिंह को डेड बॉडी में से एक बैच मिलता है। उस बैच को देखकर वो बंदा कहता है मुझे लगा नहीं था कि ओयू सिटी के मेरे कलीग तुम्हारे हाथों के द्वारा मारे जाएंगे। वांग सिंह पूछता है ओयू सिटी? ये बोलकर वो बाकी के डेड बॉडी में से वही बैच निकाल लेता है। उन सभी बैच को उसके सामने रखते हुए कहते हैं कितने सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, मुझे लगता है कि तुम लोग किसी तरह की संस्था से बिलोंग करते हो जो कि पैसा लेकर डर्टी काम करते होंगे। ये सुनकर अब वो बंदा अपना मुंह खोलते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, लगता है कि दाई वन सच में तुम्हारे हाथों द्वारा मारा गया था, इसलिए सोंग फैमिली का 3rd एल्डर और दाई फैमिली का 4th एल्डर सभी लोग ओयू सिटी में तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिवॉर्ड लेकर आए थे। सोंग चियांजी और उसके फादर वहाँ पर तुम्हारा काम तमाम करने के लिए किसी को हायर करने गया था। और अगर मेरी बात करें तो ये बोलकर वो उसे अपने बैच देते हुए कहता है कि मैं 3rd लेवल का किलर हूँ जिससे कि बाओ च्यांग होल ने इनवाइट किया है। वांग सिंह उसका बैच लेने ही वाला होता है कि तभी वो बंदा अपना फाइनल काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि तुम भी मेरे साथ मरोगे। उससे अचानक अटैक करते देखकर वांग सिंह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, मगर जल्दी से किसी तरह से उसे शूट कर देता है। वो सब करने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए और डरते हुए हाँफने लगता है, क्योंकि उतना बड़ा एक्सप्लोजन के बाद में जिंदा बचने के बाद में भी उसका हाथ पैर टूट गया था, मगर वह फिर भी इतना ज़्यादा पावर के साथ में काउंटर अटैक कर पाया। इस दुनिया का ऐसा पावर देखकर वांग सिंह काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है और अपने आप को शांत करने लगता है और सोचता है कि अपने इस इक्विपमेंट के साथ में मैं कुछ देर तक तो जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन जब सभी बुलेट्स खत्म हो जाएंगे तब मेरा क्या होगा। ये सोचकर वो जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में सोचने लगता है और इसी के साथ में वो वापस सिटी में लौट जाता है, जहाँ पर उसे जिंदा वापस आता देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे जब वो यहाँ से गया था तब।
और वहीं पर वांग सिंह सबसे पहले बाउकिंग हॉल में जाता है और वहाँ पर चाय वाय पीते हुए उस बाकी के बैच के साथ में उसका हॉल का बैच भी दिखा देता है, जो देखकर उस शॉपकीपर की काफ़ी ज़्यादा फटने लगती है। और वांग सिंह उससे कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक 3rd लेवल के किलर को ओयो सिटी से हायर करने का आखिर इसका मतलब क्या है। ये सुनकर वो शॉपकीपर बंदा जल्दी से उसका सामने झुककर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि पिछली बार तुम जितना सामान को बेचे थे ना, उसमें से काफ़ी सारा सामान में दाई फैमिली का साइन था। हम तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं देना चाहते थे, सिर्फ तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे और कोई भी गलत इरादा नहीं था। वांग सिंह अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि तुम एक 3rd लेवल के किलर को मेरे पीछे लगा दिए थे और बोल रहे हो कि तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था। उसकी ये बात सुनकर वो शॉपकीपर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि लगता है कि तुम ओयो सिटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो। ये बात सच है कि वहाँ से आने वाले ज़्यादातर लोग किलर होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सभी लोग मारने के लिए आए होते हैं। उनमें से कुछ लोग किसी को ट्रैक करने के लिए, पीछा करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए और बॉडीगार्ड का जैसा काम करने के लिए भी आते हैं। ये बोलकर वो उसे और चाय सर्व करते हुए कहता है कि हमारे शॉप की वजह से आपको परेशानी हुआ है, इसलिए हम लोग आपको कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर वांग सिंह को उसे लूटने के लिए एक आइडिया आता है, इसलिए वो उसे 2 उंगली दिखाते हुए कहता है कि मुझे 20 P1 पील चाहिए। ये सुनकर वो शॉपकीपर बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, इसलिए नहीं कि वो काफ़ी ज़्यादा मांग लिया है, बल्कि इसलिए कि वांग सिंह बहुत ही कम मांगा होता है, इसलिए वो उसे 20 पील के साथ साथ में और कुछ चीज़ें भी दे देता है। अब इसके कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग सिंह उन पील को यूज करके अपने स्पिरिट सोल को पूरी तरह से रिपेयर कर लेता है और तभी उसके कॉन्शियसनेस में उस जगह पर एक पेड़ उगने लगता है, जो देखकर उसे सोंगयान का कहा हुआ एक बात याद आ जाता है। इसलिए वो अपने मछली सोल के रहने के लिए वातावरण बनाना स्टार्ट कर देता है और सबसे पहले वो एक नदी बनाता है। और अब इसके बाद में उसे और आगे का चीज़ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल चीज़ की जरूरत पड़ेगा, लेकिन अब जबकि उसका सोल पूरी तरह से रिपेयर हो गया है तो इसलिए अब वो पेज 1 पील का यूज करके स्पिरिचुअल चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए नहीं कर सकता है। उसके लिए उससे अब कोई ना कोई स्किल सीखना ही पड़ेगा, जिसके लिए वो बाउकियन हॉल में जाने के बारे में सोचता है, मगर अब उसके पास में एक्सचेंज करने के लिए कुछ भी कीमती चीज़ होता ही नहीं है। अब जाकर उसे पता चलता है कि पिछली बार उसे और कुछ ज़्यादा चीज़ें मांग लेना चाहिए था। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने बैग में से थोड़ा सा चीनी लेकर उसी शॉप में चला जाता है और शॉपकीपर को दिखाता है। शॉपकीपर पहले तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, मगर जैसे वो उस चीनी को चाटता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा मीठा है, बिना किसी इम्प्योरिटी के है, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। ये तो उस ग्रे चीनी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिससे कि हम लोग खाते हैं। वैसे इसका नाम क्या है? वांग सिंह कहते हैं कि तुम इसे सफ़ेद चीनी कह सकते हो। ये सुनकर वो शॉपकीपर और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसका दाम पूछने लगता है। वहीं पर वांग सिंह उसे शांत करते हुए कहते हैं कि ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, मैं तुम्हें ये चीनी नहीं बेचना चाहता हूँ, बल्कि इस चीनी को बचाने का प्रोसेस बेचना चाहता हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बाउकियन हॉल को ही। इसलिए अब तुम इसका प्राइस बताओ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसका फालतू का तारीफ करते हुए कहता है कि ऐसा डिसीजन तो मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे मेरे बॉस को बुलाने दीजिए। ये बोलकर वो अपने लेडी बॉस को बुलाता है और तभी वहाँ पर वही उसकी लेडी बॉस आकर उससे बिजनेस की बातें करने लगती है, जहाँ पर बातें करते करते लेडी बॉस उससे कहती है कि तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए हो, क्या होगा अगर हम इसे तुमसे छीन लेते हैं? तो वैसे भी मैं बाउकियन पवेलियन को काफ़ी सालों से चला रही हूँ और मेरे पास में काफ़ी सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। वांग सिंह अपने उसी नॉन चेंज एटीट्यूड में कहता है कि किलर्स, तुम्हारा मतलब है कि वो दोनों जो कि बाहर में है या फिर एक बंदा जो कि डार्क रूम में बैठा हुआ है? ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि जैसा उम्मीद था इसके पास में अभी भी कुछ ट्रम्प कार्ड है। डार्क रूम में ट्रिपल रिलम वाला मास्टर बैठा है जिससे कि ये पता कर लिया है, इसका मतलब ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, इसलिए इससे दुश्मनी के बजाय दोस्ती करना ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ में वांग सिंह को उसके बारे में अपने इंफ्रारेड दूरबीन का यूज करने पर पता चला होता है। वहीं पर लेडी बॉस अपने डिसीजन बनाकर कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। वांग सिंह कहता मुझे पता है, इसलिए क्या अब हम बिजनेस की बातें कर सकते हैं? ये बोलकर वो लोग बिजनेस की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बदले में वो लोग पहले तो उसे कुछ लो ग्रेड का स्वॉर्ड दिखाने लगते हैं, मगर वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इसलिए वो लोग स्वॉर्ड का रैंक बढ़ाते जाते हैं और अपने स्वॉर्ड से 2 स्वॉर्ड को काट कर भी दिखाते हैं। वो देखने के बाद में भी वांग सिंह इंप्रेस नहीं हुआ होता है और कहता है कि मेरे पास में भी एक छोटा सा नाइफ है, क्या मैं उसे इस स्वॉर्ड पर ट्राई करूं? ये बोलकर वो अपने ब्लेड से उसका स्वॉर्ड को ही काट के रख देता है।
इसी तरह से कुछ और शॉट दिखाने के बाद में जब वांगसंग सेटिस्फाई नहीं होता है तो उससे लेडी बॉस दुविधा में पड़ने लगती है, मगर तभी उसे कुछ याद आता है और वो उसे एक स्टोरेज रिंग देती है जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो उसमें अपना सभी इक्विपमेंट को छुपा सकता है। इसलिए वो लोग उसे स्टोरेज रिंग को यूज कैसे करना है वो सिखा देते हैं और रिंग के साथ में उसे एक स्किल बुक भी दे देते हैं, जिससे वांगसंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो सब लेकर अपने घर जाने लगता है। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।